हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज़ कंप्यूटर नॉलेज सेंटर, वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। आज की वीडियो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से ही छोटी छोटी चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव में आती हैं, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो या आपका कोई भी क्लास, कोई भी टॉपिक मिस ना हो। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक एंड शेयर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड होगी उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आप कुछ जानते हैं क्या होती है? सबसे पहले तो इसका नाम सुनकर हमें यही ध्यान आता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताने से पहले ये पूछना चाहूँगी आपसे कि लैंग्वेज क्या होती है, व्हाट इज़ लैंग्वेज। क्या बताएंगे आप लोग? जी हाँ, कुछ लोग बोलेंगे भाषा, यानी कि लैंग्वेज वर्ड को आपने ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में। कुछ लोग कहेंगे लैंग्वेज इज़ अ मीडियम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो ज़रूरी नहीं है हमें कि लैंग्वेज का मतलब बोलना नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि जिन लोगों को बोलना नहीं आता है वो इशारों में बात करते हैं, और उसे भी हम क्या बोलते हैं? साइन लैंग्वेज। वो भी एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज सिर्फ बोलना, वॉइस करने को हम लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, बल्कि वो चीज़ जिससे दूसरों को हमारी बात समझ में आए वही लैंग्वेज होती है। तो वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ में आती है, या हम जिस लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ क्या होता है और कहाँ होता है? हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ते क्यों हैं, क्या उससे फ़ायदा है। तो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इस लैंग्वेज के थ्रू या इस लैंग्वेज का यूज़ करके बनाए जाते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या होंगे? जैसे कि मैंने आपको ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा है। क्यों है ये मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने बताया, जो फिज़िकल पार्ट्स नहीं होते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते हैं कंप्यूटर में, वो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे कि इस टाइम पे आप जो कुछ देख रहे हैं वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप तक पहुंचा है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में PPT, उस पर ये चीज़ें बनाई गई हैं। उसके अलावा और भी जो कुछ भी आप देखते हैं, अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ होता है। अब अगर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो बहुत सारे ये हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हम लोग मेनली जो काम करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पर ही करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर बने कैसे हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाए जाते हैं या बनाए गए हैं। तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी ही चाहिए। आपको सीखना पड़ेगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितने भी इंजीनियर हुए हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स, वो सब ज़्यादातर प्रोग्रामर्स, अच्छे प्रोग्रामर्स ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनते हैं। ओके, तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो अभी से शुरू कर दीजिए लैंग्वेजेस पढ़ना। मैं बहुत जल्दी इसमें C स्टार्ट करूँगी, जो कि थर्ड पेपर है M1R4 का। जिनका पुराना पैटर्न से जो पेपर दे रहे हैं उनके थर्ड पेपर के लिए मैं C स्टार्ट करूँगी, और उसके लिए ये आज वाली क्लास भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। अब हम देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी तरह की होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो दो तरह की है। फर्स्ट इज़
LLL यानी कि लो लेवल लैंग्वेज, एंड सेकेंड इज HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है या कंप्यूटर से बहुत जल्दी कनेक्ट होती है, कंप्यूटर को समझ में आती है। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर को नहीं समझ में आती है, ह्यूमन बीइंग को समझ में आती है, लेकिन उससे फिर कंप्यूटर तक वो कैसे पहुंचती है उसकी भी बात हम करेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं कि लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज हमारी दो हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज क्या होती है तो हम इस पर बात कर लेते हैं। पहले मशीन लैंग्वेज जो है वो हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है। बाइनरी लैंग्वेज जैसे कि हम लोग सब पढ़ रहे हैं, अभी हम लोगों ने सुना बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी और ये सब हमने सॉल्व किया। तो मशीन लैंग्वेज जो है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, और बाइनरी लैंग्वेज में जो यूज़ किए जाते हैं वो ASCII कोड्स यूज़ किए जाते हैं। अब बाइनरी लैंग्वेज तो हमें पता है 0 and 1, 0 and 1 में जो भी काम होता है, कोई जैसे कि हम लोग लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो हम लोग लेटर्स यूज़ करते हैं ABCD 26 लेटर्स होते हैं। इसी तरह हिंदी यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा लेटर्स होते हैं, बट मशीन लैंग्वेज में 2 डिजिट्स होती हैं विच इज़ 1 and 2, 0 and 1। तो 0 और 1 में जिस तरह से हम लोग 26 लेटर्स में बात करते हैं उसी तरह से मशीन लैंग्वेज जो है वो 0 and 1 में बात करती है। तो अगर हम आपसे कहें कि उन 2 लेटर्स में हम और आप बात कर सकते हैं तो आपको शायद लगेगा कि ये इम्पॉसिबल है, 2 डिजिट्स में कैसे कोई बात कर सकता है। तो वो कर सकता है, इज पॉसिबल फॉर बिकॉज ऑफ ASCII कोड। ASCII कोड क्या होते हैं? अगर हम ASCII कोड के फुल फॉर्म की बात करें, और ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है। फुल फॉर्म इज़ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड को इंफॉर्मेशन इंटरचेंज किया गया है, उसकी इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज किया गया है। यहाँ पर जो ASCII कोड्स की संख्या होती है यानी टोटल नंबर्स हैं वो 256 होते हैं। अब ये 256 कैसे होते हैं या किस चीज़ के होते हैं? आपको पता है कि हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, वो A to Z कितने होते हैं? 26 होते हैं, और यहाँ पर उन लेटर्स का ASCII कोड फिक्स है। ये ASCII कोड है, A का 65, B का 66, C का 67 एंड Z का 90। अब ये मैंने एज्यूम नहीं किया है, ये रियल में है। कंप्यूटर में आप कभी भी A लिखते हैं तो वो उसे A नहीं पढ़ता है बल्कि उसे 65 पढ़ता है, और इस 65 के अकॉर्डिंग उसका बाइनरी निकाला जाता है। जैसे कि हमने अभी आप लोगों को इससे पहले डेसिमल टू बाइनरी हम पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है कि 65 का अगर हमें बाइनरी निकालना होगा तो हम किस तरह से निकालेंगे। तो उसी तरह से वो जो नंबर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 65 का बाइनरी होगा, और वो होगा A को रिप्रेजेंट करेगा। यानी हमें अगर किसी का नेम लिखना है और 4 लेटर्स का है तो हमें उसके ASCII कोड मालूम होने चाहिए, और उस ASCII कोड को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो वो बाइनरी हम जब कंप्यूटर में लिखेंगे तो वो हमारी मशीन लैंग्वेज होगी, जो कि स्टार्टिंग में यूज़ होती थी। बट आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर हम उन लैंग्वेज में हम 0 और 1 में लिखने लगें तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, बहुत ज़्यादा गलतियाँ होंगी, क्योंकि हर चीज़ का लेटर जो कोड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कैपिटल लेटर की बात कर रहे थे कि 65 A का 65 है, तो स्मॉल a का भी 65 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। स्मॉल a का है 97। दैट मीन्स अगर आप कंप्यूटर में कैपिटल A और स्मॉल a लिखते हैं तो ये दोनों अलग डिफरेंट चीज़ें हैं, जबकि नॉर्मल हम लोग इसको सेम समझते हैं, बट कंप्यूटर में ये अलग होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी हम कभी कोई पासवर्ड डालते हैं तो स्मॉल और कैपिटल का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमने कोई चीज़ स्मॉल में डाली थी और कैपिटल में उसको ओपन करते टाइम डाल रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो ASCII कोड के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। ओके, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स का ही नहीं बल्कि जितने नंबर्स होते हैं उन सब का भी एक अलग ASCII कोड होता है। जितने ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं
उनका भी अपना एक आस्की कोड होता है। ओके, उन आस्की कोड को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो हमें पता चलता है कि वो बाइनरी नंबर जो है वो मशीन यूज़ कर रही है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है। मशीन लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सिर्फ 0 और 1 होते हैं और उसी में सारा काम होता है। ओके, अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी तो इसकी डिफ़िकल्टी को कम करने के लिए एक और लैंग्वेज बनी विच इज़ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में सिंपल कुछ चीज़ों के यूनिक कोड बना दिए गए, जैसे कि कोई भी बात करनी है, हम लोग फ्रेंड्स में बात करते हैं कि हम कहेंगे आओ तो तुम इसका मतलब समझना कि हम वहाँ पहुँच रहे हैं, इस तरह से करते हैं ना बॉयज़। तो उस तरह से यहाँ पर कुछ कोड्स बनाए गए चीज़ों के, इसलिए इसे सिंबलिक लैंग्वेज भी बोला गया। और कोड्स क्या थे, जैसे एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL और डिवीज़न के लिए DIV। और इन्हें क्या बोला गया, इन्हें बोला गया मिनिमोनिक कोड, यानी कि वो लैंग्वेज जिसमें मिनिमोनिक कोड यूज़ होते हैं वो हमारी असेंबली लैंग्वेज है। ओके, नेक्स्ट हमारी है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है और इस टाइम पर हम जो वर्क कर रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में ही कर रहे हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, सिंपल इंग्लिश वर्ड्स होते हैं। अब सिंपल इंग्लिश वर्ड्स में हम बात करते हैं तो हमें पता है कि इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बहुत सारी कंट्रीज़ में पढ़ी लिखी बोली और समझी जाती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और इसे यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज भी बोला गया। ओके, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को हम यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले जो हाई लेवल लैंग्वेज थी वो थी फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अब जैसे कि इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि ये मैथमेटिकल वर्क के लिए यूज़ की जाती होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि ये बिजनेस में यूज़ की जाती थी। नेक्स्ट हमारी आई बेसिक। बेसिक क्या थी, बेसिक का फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये जो बेसिक लैंग्वेज थी ये सारे कामों के लिए यूज़ हुई, ठीक है, ऑल पर्पस है ना, तो ऑल सभी कामों के लिए ये बेसिक लैंग्वेज यूज़ हुई। उसके बाद आई हमारी सी लैंग्वेज, C++, जावा, PHP, पाइथन और अब मैनी मोर। बहुत सारी लैंग्वेजेस इस टाइम पर हम यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस के बारे में तो हम बात नहीं कर पाएंगे, बट आप यहाँ पर इनके नेम्स देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सी लैंग्वेज नहीं है आपके, या कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी हैं, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये नाम ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। और हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब पढ़ेंगे तो उसमें और भी काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। वेब डिज़ाइनिंग सेकंड पेपर में काफ़ी कुछ हमें पढ़ना है। तो अगर हम इस तरह के चार्ट से इसे देखना समझना चाहें तो हम इस तरह का चार्ट भी बना सकते हैं अपने रजिस्टर पर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये हाई लेवल लैंग्वेज दो हैं आपके, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में बाइनरी कोड्स यूज़ होते थे, यानी 0 और 1, जबकि असेंबली लैंग्वेज में मिनिमोनिक कोड यूज़ होते थे और हाई लेवल लैंग्वेज में सिंपल इंग्लिश वर्ड्स यूज़ होते थे। और ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अब यहाँ पर हम कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो आपको एक जगह लिख दे रहे हैं, हालांकि हमने अभी इसके बारे में बताया आपको, पर वैसे ना याद रहे तो ये फुल फॉर्म्स लिख ज़रूर लीजिएगा। जहाँ भी फुल फॉर्म्स हमने बताया था एक जगह लिखिएगा, तो अगर ना लिखी हो तो ध्यान रखिएगा कि जितनी भी फुल फॉर्म्स मैं बता रही हूँ सबको एक जगह लिखिए जिससे आपको याद रहे। ओके, ये जावा लैंग्वेज भी है हाई लेवल लैंग्वेज, इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये हमारी इसका फुल फॉर्म है जस्ट अनदर वर्चुअल एक्सेलरेटर। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होता है? अब जैसे कि हमने बताया आपको
कि मशीन लैंग्वेज 0 एंड 1, यानी कि कंप्यूटर को जो समझ में आने वाली लैंग्वेज है वो 0 एंड 1 यानी बाइनरी लैंग्वेज है। और हम लोग इस टाइम पर जिस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं वो लैंग्वेज कौन सी है? जी हाँ, वो लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो हम लोग जिस लैंग्वेज में बात करते हैं वो है हाई लेवल लैंग्वेज, और कंप्यूटर जो समझता है वो है मशीन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर को हमारी बात किस तरह से समझ में आती है? नॉर्मली अगर आपको मेरी लैंग्वेज और मुझे आपकी लैंग्वेज नहीं आती तो हम एक दूसरे को बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, किसी तीसरे ऐसे पर्सन को लेकर आएंगे जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती हों और वो हमें एक दूसरे की बात को ट्रांसलेट करके बताएगा। ओके, ये होता है नॉर्मली। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर्स का यूज़ किया गया है। ओके, तो ये ट्रांसलेटर्स जो हैं, अगर हम टाइप ऑफ ट्रांसलेटर की बात करें तो यहाँ पर तीन तरह के ट्रांसलेटर्स हैं। पहला है आपका असेंबलर, नेक्स्ट है इंटरप्रेटर, और फिर नेक्स्ट है हमारा कंपाइलर। ओके, असेंबलर क्या करता है, जब हम कोई डेटा देते हैं उसको तो हम असेंबली लैंग्वेज में उसे डेटा देते हैं। असेंबली लैंग्वेज में जब वो डेटा जाता है तो उसे असेंबलर जो है वो ट्रांसलेट करके पहले मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और मशीन कोड में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है, और उसके बाद फिर से आंसर जो है वो असेंबलर ट्रांसलेटर के पास आता है, और वो असेंबलर ट्रांसलेटर उसे फिर से ट्रांसलेट करता है हमारी लैंग्वेज में, यानी असेंबली लैंग्वेज में। क्योंकि हम प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में कर रहे हैं तो वो हमारी लैंग्वेज में उसे फिर से कन्वर्ट कर देता है और हमारे पास भेज देता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब एक ही काम को करने के लिए दो चीज़ें हैं, तो दोनों में कोई तो डिफरेंस होगा। जी हाँ, तो बिल्कुल डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम इंटरप्रेटर की बात कर लेते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारे किसी भी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करता है। अब लाइन बाय लाइन चेक करने का क्या मतलब होता है, ज़रा सा हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये मान लीजिए कुछ भी लिखा हो, अब इससे मतलब नहीं है कि हम क्या लिख रहे हैं। मान लीजिए 4, 5, 6 लाइन्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। ओके, तो अगर ये आपका इंटरप्रेटर बेस्ड है तो यहाँ पर ये क्या करेगा, फर्स्ट लाइन को सबसे पहले चेक करेगा। अगर फर्स्ट लाइन आपकी सही होती है तो क्या करेगा, ये सेकंड लाइन पर आ जाएगा। अगर फर्स्ट लाइन सही है तो वो सेकंड लाइन पर आके सेकंड लाइन को चेक करेगा। लेकिन मान लीजिए उसको फर्स्ट लाइन में किसी जगह पे कोई मिस्टेक मिलती है तो वो उस फर्स्ट लाइन से आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप उस लाइन को ठीक नहीं कर देते। ओके, उसके बाद मान लीजिए हमने ये मिस्टेक ठीक कर दी तो वो फिर सेकंड को चेक करेगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मान लीजिए वो यहाँ पर आया और उसको यहाँ पे वापस से कोई मिस्टेक मिल गई और आप वो मिस्टेक नहीं ठीक कर पा रहे हैं और आप उससे आउटपुट मांग रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आपको आउटपुट दे देगा जो भी इन 4 लाइंस का आउटपुट होगा। ओके, इन 4 लाइंस का जो भी आउटपुट होगा वो आपको दे देगा, लेकिन इस लाइन के आगे तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप सब कुछ ठीक नहीं कर देते। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अगर हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं या लिख रहे हैं और उसमें हम एक आध ग्रामेटिक मिस्टेक कर भी देते हैं तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि हाँ ये क्या बोलना चाह रहा है। बट कंप्यूटर में कंप्यूटर को कुछ भी नहीं समझ में आता, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम बता रहे हैं कि अगर एक भी मिस्टेक होगी तो वो उसके आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। ओके, लेकिन अगर इसके अगेंस्ट में हम देखें हाई लेवल लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, पूरे होल प्रोग्राम को कंप्यूटर जो है वो 1 टाइम चेक करता है, एक बार में ही सारे प्रोग्राम को चेक कर लेता है और उसमें कहीं भी मिस्टेक हो, चाहे फर्स्ट में हो, चाहे लास्ट में हो, बीच में हो, कहीं भी मिस्टेक हो, जितनी भी मिस्टेक होती हैं वो एक साथ हमें दिखा देता है कि ये इतनी मिस्टेक्स हैं। हम उन सबको ठीक करते हैं तब हमारा प्रोग्राम रन होता है या एग्जीक्यूटेबल बनता है। अगर उसमें से एक भी प्रॉब्लम रह जाती है तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। ओके,
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है और इसके डिफरेंस के बारे में क्वेश्चन ज़रूर आता है, कभी ऑप्शनल में आता है और कभी कभी जो है ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ट्रू एंड फॉल्स में भी आता है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ओके।